नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इसरो के पास फिलहाल जो भी रॉकेट्स देखने को मिलते हैं, भले वो पीएसएलवी हो, भले वो जीएसएलवी हो, उन सभी रॉकेट्स में जो ट्रेडिशनल केमिकल फ्यूल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो जीएसएलवी का सबसे बड़ा वर्जन है मार्क 2, मार्क 3, उन सब में भी जो फ्यूल है वो केमिकल फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब की दफ़ा इसरो के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है। इसरो हैज़ नाउ गॉन न्यूक्लियर बिकॉज रिसेंटली इसरो के जो चीफ हैं मिस्टर सोमनाथ, उनके द्वारा न्यूक्लियर प्रोपल्शन रॉकेट इंजन की अनवेलिंग करी गई है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है ये कल रात को ही सामने आई है। न्यूक्लियर सेक्टर सेट टू पावर इंडियन स्पेस मिशंस, ये वाला स्टेटमेंट हमारे इसरो चीफ के द्वारा दिया गया है। इसके फायदे वैसे तो बहुत सारे होने वाले हैं, लेकिन बहुत ही ब्रीफली बताऊं तो सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अगर आज के बाद इसरो कोई भी और सेलेस्टियल बॉडी तक पहुंचने का अपना टारगेट रखता है तो समय जो है वो महीनों में नहीं बल्कि दिनों में ही, कुछ ही दिनों में हम लोग किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी तक पहुंच पाएंगे। यहां पर भी आप देख पाएंगे हिंदी न्यूज़ मीडिया ने कवर किया है, इसरो बना रहा है न्यूक्लियर रॉकेट इंजन, महीनों नहीं बस कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे मंगल ग्रह तक। और इस रॉकेट इंजन का जो एक स्कीमेटिक है ये भी इसरो के द्वारा यहाँ पे अनवेल किया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि ये न्यूक्लियर प्रोपल्शन रॉकेट इंजन्स बेसिकली क्या होते हैं, इसरो ने जो स्कीमेटिक को अनवेल किया है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनको भी डिस्कस में लाया जाएगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसके क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आज के दिन अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। यदि आपने इनमें एनरोल नहीं किया है आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली में, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में देखने को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी अनअकैडमी का नया सेंटर है जो कि लाइव हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है या तो आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल तरीका है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर सकते हैं। उसके माध्यम से आपकी क्वेरी हम तक पहुँच जाएगी। बताना चाहूँगा कि बाकी मार्केट के हिसाब से अनअकैडमी के सेंटर्स में आपको जो भी यहाँ पे कोर्सेज ऑफर होते हैं उस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है जो कि आपको मार्केट में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। करोल बाग में हमारे कोर्सेज अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल करवाए जाते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि 25 और 26 की तैयारी कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में हमारे कोर्सेज हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवाए जाते हैं, अगेन 25 और 26 के अभ्यर्थियों के लिए। एंड फाइनली प्रयागराज में हमारे 2 स्पेशल कोर्सेज हैं, एक यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 वाले बच्चों के लिए है और एक यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम है, वो भी अवेलेबल करवाया गया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन सेंटर्स को विजिट कर लीजिए और जो भी आपको सूट करता है उस कोर्स में अपने आप को एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर प्रोपल्शन होता क्या है उसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो न्यूक्लियर प्रोपल्शन बेसिकली अगर आपका जो फ्यूल है वो किसी प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन से आपको वहां पर फ्यूल मिल रहा है, किसी प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन से आपका जो पावर सोर्स है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से आ रहा है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर प्रोपल्शन बोल देते हैं। जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन है ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट और बहुत ज़्यादा प्रोपेलेंट एफिशिएंसी मिल जाती है एज कंपेयर टू दी केमिकल रॉकेट्स, जिसकी वजह से आपका जो समय है एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो तो कम होता ही होता है। सेकेंडली इवन जो वेट आप लोग कैरी कर सकते हैं वो भी आप ज़्यादा वेट कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हैं। यही वाला जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट है ये हमारे इसरो के चीफ के द्वारा अनवेल किया गया है। आप देख पाएंगे ये रिसेंटली इनको ये एक टॉक दे रहे थे एट आईआईटी बॉम्बे, वहाँ पे फिलहाल टेक फेस्ट चल रहा है और वहाँ पर उन्होंने कहा दैट इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर इज सेट टू फ्यूल एंड पावर द फ्यूचर इंडियन स्पेस मिशंस। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं इन प्रोजेक्ट्स को लेने वाले हैं आगे बढ़कर के विद द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आपको मालूम होगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक एरिया, और ये वाला DAE के साथ मिल
मिलकर के इसरो जो है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाने वाला है। इनके द्वारा एक स्कीमेटिक है जो कि यहाँ पे अनवेल किया गया है। इमेज बहुत क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा। स्टार्टअप बॉटल लिखा हुआ है, ये प्रोपेलेंट कंट्रोलर लिखा हुआ है, थ्रस्ट चेंबर है, कूलिंग चैनल है, कंट्रोल रॉड है, चैनल वॉल्व है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इनके बारे में अगर हम ब्रीफली बात करें तो स्टार्टअप सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। कंट्रोल वॉल्व क्या करेगा, प्रोपेलेंट के फ्लो को रेगुलेट करेगा। कंट्रोल रॉड्स क्या करेंगी, रिएक्टर कोर की रिएक्टिविटी को एडजस्ट करेंगी। कूलिंग चैनल्स क्या करेंगे, जो कूलेंट होता है उसको रिएक्टर कोर के थ्रू सर्कुलेट करेंगे ताकि ओवरहीटिंग ना हो सके। थ्रस्ट चैम्बर क्या करेगा, जो प्रेशराइज्ड गैस जो आपने यहाँ पे जो कि आपके रिएक्टर में बनी है उसको थ्रस्ट चैम्बर में लेकर आएगा जिससे कि आपका स्पेसक्राफ्ट आगे प्रोपेल होगा। फ्यूल पंप क्या करेगा, वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल को डिलीवर करेगा टू द रिएक्टर कोर। बहुत ही सिंपल, अगेन जैसे हम एक नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर को देखते हैं, बिल्कुल वही वाला, ऑलमोस्ट वही वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स, बस आपको एक रॉकेट इंजन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको उसका जो प्रोपल्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नाउ इसरो के द्वारा जो ये बात कही गई है ये ऐसे ही नहीं कही गई। इसरो ने ऑलरेडी जो रिसेंटली कंक्लूड किया चंद्रयान 3 का मिशन है उसमें असल में न्यूक्लियर प्रोपल्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसकी टेस्टिंग भी कर ली थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे इसरो के द्वारा इसकी कोई बात नहीं करी गई। इवन चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद भी इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई। 2 महीने बाद जब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो चुका था, वेरीफाई हो चुका था, 1 नवंबर को ये खबर सामने आती है कि चंद्रयान 3 में असल में इसरो के द्वारा न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वाली बात भी हमारे जो इसरो के चीफ हैं उनके द्वारा सामने लाई गई। उन्होंने कहा कि 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स थे जिनको इंक्लूड किया गया था इन दी प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 ऑन अ ट्रायल बेसिस, और दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, फ्लॉलेसली काम किया। इसीलिए हम लोग इस टेक्निक को अब आगे ले जाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, चंद्रयान 3 में अलग अलग मॉड्यूल्स थे। एक उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो कि उसको प्रोपेल करके अर्थ से मून की तरफ ले जाने वाला था। बाकी उसमें विक्रम लैंडर था जिसके अंदर प्रज्ञान रोवर था। तो लैंडर और प्रज्ञान रोवर का कोई भी लेना देना न्यूक्लियर फ्यूल के साथ नहीं था, लेकिन जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसके अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे, 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स को इंक्लूड किया गया था जो कि 1 वॉट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर रहे थे। ये वाली टेक्निक इनके द्वारा टेस्ट यहाँ पे करी गई थी। ये जो रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली आप लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कि आपकी डिवाइस के लिए हीट जनरेट करता है, और उस हीट से बेसिकली क्या होता रहता है कि उस हीट से आपका जो भी स्पेसक्राफ्ट है उसको एक रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ हीट मिलता रहता है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, जिसकी मदद से वो बहुत ही ठंडे एटमॉस्फेयर में भी बहुत लंबे टाइम तक फंक्शन कर पाता है। ये चीज़ काफ़ी फायदेमंद हो जाती है स्पेशली जब आप कोल्ड एनवायरनमेंट्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, मून हो गया, मार्स हो गया, वहां पर जहां पर आपको लगता है कि आपके जो स्पेसक्राफ्ट है वो खराब हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेकिन अगर आप रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आपके जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं वो वहां पे सही से काम करते रहते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर रेडियो आइसोटोप वाला जो हमारा हीटिंग यूनिट था, इसमें इसरो के द्वारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किया गया था प्लूटोनियम 238 इन द फॉर्म ऑफ प्लूटोनियम डाइऑक्साइड। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगेन क्या है, आपने पढ़ रखा होगा अपनी केमिस्ट्री में कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं अक्सर इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इनका जो डीके करने का पीरियड है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर सोचिए कि प्लूटोनियम 238 की जो हाफ लाइफ है वो 87.7 ईयर्स की है, मतलब कि आपका जो भी स्पेसक्राफ्ट है इसको बहुत दशकों तक एक कांस्टेंट स्टेडी सोर्स ऑफ हीट मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा फायदा है। सो 2 फायदे हमें देखने को मिलते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर प्रोपल्शन। एक तो पहली चीज ये कि अगर आपने अर्थ से कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी, मून हो गया या मार्स हो गया, वहां तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजना है तो आपका
जल्दी भेज पाएंगे, समय कम लगेगा, वेट भी कम लगता है क्योंकि ये आइसोटोप्स जो हैं हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल फ्यूल जो कि आपको बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। सेकेंडली, वहाँ पर पहुँच कर भी ये बहुत लंबे टाइम तक फंक्शन कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये टेक्निक्स इसरो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, इसीलिए अब इसरो ने बात करी है कि हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ावा देने वाले हैं। इसके बेनिफिट्स अगेन केवल इसरो के द्वारा नहीं बल्कि नासा के द्वारा भी टेस्ट करे जा चुके हैं। अगर बात करें नासा के जो मार्स के रोवर्स हैं, आपने अगर नाम सुना होगा क्यूरियोसिटी का, परसिवेरेंस का, ये ऑलरेडी रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये मार्स के जो एनवायरनमेंट में फंक्शन कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। सो इनको ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि वहाँ के अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर भी आपके जो यूनिट्स हैं, जो आपके स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं, वो हमेशा गर्म रहें, उसी टेम्परेचर पे रहें जिस पे कि वो फंक्शन कर सकें। ये वाले जो RHUs होते हैं वो यहाँ पे हीट जनरेट करते हैं जिसकी मदद से आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर हो पाती है। सो इसरो एग्जैक्टली वो कर रहा है जो कि ऑलरेडी नासा कर चुकी है। इनफैक्ट अगर आपने नासा के पुराने स्पेसक्राफ्ट का नाम सुना होगा, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, ये दोस्तों 5-5 दशकों से ऑपरेशनली चल रहे हैं और ये पहले तो इनको डाला गया था इंटरस्टेलर स्पेस में, लेकिन अब तो ये सोलर सिस्टम के बाहर ही चले गए हैं, अभी भी ये फंक्शन कर पा रहे हैं एंड दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द RHUs। यही वाली टेक्निक है जो कि इसरो ने चंद्रयान 3 में इस्तेमाल करी थी और अब यही टेक्निक इसरो बेसिकली अपने आने वाले रॉकेट्स में भी इस्तेमाल करने वाला है। इन शॉर्ट कहें तो इसरो ग्लोबल स्पेस रेस को ज्वाइन कर चुका है। केवल नासा है पूरी दुनिया में जो कि इस चीज़ को ट्राई कर चुका है। चाइना और रशिया ने बात करी है लेकिन अभी तक उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं किया है। सो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि हमें देखने को मिली है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस मिलता है। साथ में 1-on-1 मेंटरशिप और एजुकेटर्स डाउट सॉल्विंग सेशन जैसी चीज़ें भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको भरना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।